हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है कंप्लीट बायो में। एंड नाउ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, उसका छठा भाग है ये। इससे पहले 5 वीडियो डल चुके हैं, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक मेल गैमेट तथा शुक्राणु फीमेल गैमेट तथा शुक्राणु नर युग्मक जो मेल गैमेट का संलयन यानी फ्यूजन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित यानी डिप्लॉइड युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे निषेचन को। जो फर्टिलाइजेशन होता है, रफ वर्क होगा ये, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है, कौन से प्लेस पर ये पूर्ण होता है। तो स्थान की बात करें हम, पोजीशन यानी कि स्थान, तो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या इसे अंडवाहिनी या डिम वाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी और डिम्ब वाहिनी, ओके, इसे भी हम कहते हैं। एंड फैलोपियन होता है, फैलोपियन के एक 3 टाइप्स होते हैं। फैलोपियन आर डिवाइड इन 3 पार्ट। फैलोपियन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड isthmus and second part ampulla and third part infundibulum. There are 3 part of fallopian tube. निषेचन की बात करें तो निषेचन हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो उन 3 पार्ट्स में हमारे एम्पुला में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मानव जीवन की प्रथम सेल होती है, बता दें आपको, मानव जीवन की प्रथम सेल कोशिका बहुत युग्मनज मानव जीवन की प्रथम सेल कहलाती है। यहाँ पर हम इसे नोट में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम निषेचन की यहाँ पर बात करें तो स्पर्म, शुक्राणु, ये मेल गैमेट है, एंड फीमेल गैमेट ओवम, अंडाणु। शुक्राणु एंड अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। इनका अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पीछे कि शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का निर्माण होता है, एंड ooजेनेसिस के थ्रू अंडाणु यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये स्पर्म का निर्माण अरससूत्री विभाजन द्वारा पर देखें विभाजन द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, एंड सेम कंडीशन में अरससूत्री विभाजन द्वारा ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। ओवम निर्माण के बाद ये दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो इसकी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। इनकी मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। एंड इनके फ्यूजन के आफ्टर जो जिसका फॉर्मेशन होता है वह युग्मनज बनता है। युग्मनज या भ्रूण कहते हैं जिसे। ये मानव जीवन की प्रथम सेल युग्मनज होती है, इसका निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद इसमें क्रोमोसोम नंबर ओवम होता है, अरससूत्री विभाजन द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं, 23 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसमें भी 23 होते हैं। आफ्टर फ्यूजन इसका युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं युग्मनज में क्या होता है, फिर युग्मनज में विदलन होता है, ठीक है। विदलन क्या है, युग्मनज या भ्रूण में
होने वाले लगातार समसूत्रीय विभाजन, होने वाले लगातार समसूत्रीय विभाजन विदलन होता है। विदलन के बाद इसमें 2 सेल कोशिका का निर्माण होता है, फिर 4 सेल कोशिका का निर्माण होता है, फिर 8 कोशिका का निर्माण होता है, एंड फिर 16 कोशिका का निर्माण होता है, एंड फिर 16 से 32 का निर्माण होता है। यहाँ पर जो 8 से 16 का होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेरुला कहते हैं। और 16 से 32 इसको हम 16 से 32 सेल जब होती हैं इसमें यूमनस में, तो इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के बाद ये गर्भाशय में जो 32 सेल का यूमनस बनता है, इसके बाद इसका रोपण होता है, वो हमारे गर्भाशय में हो जाता है। 32 सेल का भ्रूण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होती है, 32 सेल गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, जिसे हम रोपण कहते हैं। जुड़ जाता है 32 सेल यूमनस होता है। एंड यहाँ पर हमने ये ओवरव्यू देख लिया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहाँ पर कंडक्ट होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, स्तंभ, एम्पुला, इफंडिबुलम। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस टाइप से बोर्ड कंडक्ट कर सकती है कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन होता है। तो वो पार्ट होगा एम्पुला, इसका सही आंसर। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। इसे मानव जीवन की प्रथम सेल यूग्मनज होता है। यूग्मनज मानव जीवन की प्रथम सेल होती है। एंड सेकंड आगे बात करेंगे तो स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का निर्माण होता है, एंड oogenesis के थ्रू अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा निर्माण होता है। ये 32 क्रोमोजोम हो जाते हैं। यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 23 क्रोमोजोम हो जाते हैं। फिर इन दोनों के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया से जिसका निर्माण होता है वो यूग्मनज होता है। यूग्मनज में 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर यूग्मनज में लगातार विभाजन होता रहता है। लगातार होने के विभाजन को विदलन कहते हैं। विदलन के थ्रू दो सेल का यूग्मनज बनता है। 4 सेल 8 16 32 8 से 16 मेरुला कहलाता है, 16 से 32 ब्लास्टुला कहलाता है। जब 32 सेल यूग्मनज का निर्माण होता है फिर ये हमारे गर्भाशय में रोपण हो जाता है इसका, यानी कि एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। फिर आगे की प्रोसेस चलती रहती है। देन यहाँ पर देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन, अंडकोशिका मादा युग्मक तथा शुक्राणु नर युग्मक का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहलाती है, या इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्टिलाइजेशन निषेचन कंप्लीट हुआ है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गर्भाशय में स्थित भ्रूण व मात्र ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग भौतिक, संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण को पोषण, श्वसन व उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर भ्रूण फीटस के स्वास्थ्य की देखरेख करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है, अपरा कहलाता है। यहाँ पर अपरा प्लेसेंटा की बात करेंगे, जो अस्थायी रूप से मात्र ऊतकों के बीच का अस्थायी जो संबंध होता है उसे हम प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन के इन सब की चीज़ों को उसके लिए प्रोवाइड कराता है। देखेंगे यहाँ पर नोट डाल के टॉपिक लिखेंगे। शरीर की वह संरचना जो 2 प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर कि शरीर की वह संरचना, वह कौन सी संरचना होती है जो 2 प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। मानव में पूर्ण विकसित अपरा मेटाडिस्काइडल कहलाता है, अपरा कहलाता है। ठीक, मानव में इसका भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो इस प्रकार से पूछेगा कि मानव में पूर्ण विकसित अपरा को क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर दिया होगा मेटाडिस्काइडल अपरा। तो मानव में पूर्ण विकसित अपरा को मेटाडिस्काइडल अपरा कहते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अपरा यानी कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसके फंक्शन की बात कर लें, कार्यों की बात करें तो नंबर एक नोट, नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिखेंगे इसके बारे में। विकसित होते भ्रूण को माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त कराना अपरा का काम होता है। नंबर 2 नंबर 3 अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। उत्सर्जन में भी सहायक होता है। एंड उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। एंड उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भ्रूण के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट चौथा कार्य देखेंगे इसका, जो चेचक, खसरा, डिप्थीरिया इत्यादि रोगों के एंटीबॉडीज माता के रक्त में से गर्भ में पहुंचकर इसे उन रोगों से बचाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये माता के रुधिर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर पहुंचते हैं, वह उन रोगों से लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, लड़ने के लिए क्षमता हो जाती है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5वां इसका कार्य क्या है। यह यकृत के निर्माण तक ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर देखिए ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा होता है। ठीक है, यकृत द्वारा निर्माण ग्लाइकोजन का होता है। और यकृत का निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक ये अपरा के माध्यम से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, ये रिजर्व फूड होता है हम लोगों के अंदर। जब हम कई डेज तक फूड नहीं खाते हैं तो उस समय जो हमारे अंदर और ग्लाइकोजन होता है वो हमारी मसल्स एंड लीवर में स्टोर रहता है। वही हम भोजन जब खाना ना खाने पर उसी को हम अपने अंदर यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को फिर से हम ब्रेक डाउन ग्लूकोज में करते हैं। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके फिर हम इसे यूज में ले लेते हैं एनर्जी के सोर्स में। ठीक है, और ग्लूकोज से लीवर ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है। ग्लूकोज को लीवर ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है। एंड जब मेरे अंदर खाना की कमी, एनर्जी की कमी हो जाती है, तब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो यहाँ पर छठा जो है वो इसका फंक्शन देखें कि अपरा एस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरोन, मानव कैरियोनल, गोनेडोट्रोपिन, आईसीजी तथा एचपीएसी का स्राव करता है। इन हार्मोन्स का भी स्राव अपरा के द्वारा होता है। फिर हम इनिशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपरा हो चुका है। अब शुक्राणु के बारे में, स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्पर्म शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसकी लेंथ 60 माइक्रोमीटर होती है। एंड दैट इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? सबसे 1 नंबर सर, हेड। इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। निर्मित गाल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है एक्रोसोम का। और बताते हैं गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी। यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखेंगे, ये स्पर्म है, ये हेड पार्ट कहलाता है। ये मिडल पीस होता है। ये मिडल पीस होता है। एंड नीचे जो आती है वो हम टेल कहते हैं या पूंछ कहलाती है। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे हम इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं, जो सिर वाला भाग होता है। यहाँ पर जो क्रोमोजोमल है मटेरियल हेड भाग में यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पे कवरिंग रहती है, जो लेयर ऊपर से रहती है प्रोटेक्शन के लिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एंड इसके अंदर वाला पार्ट एक्रोसोम कहलाता है, जो हेड पर प्रेजेंट होता है। एंड हेड में न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल भरा रहता है। एंड यहाँ पर देखेंगे एंजाइम स्रावित, और इसके द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं जो अंडाणु को भेदन का कार्य करते हैं, जिसमें एंजाइम का निर्माण होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्राव एक्रोसोम द्वारा होता है, जो अंडाणु के लेयर को भेदने का कार्य करता है। फिर अंडाणु से निषेचित होता है या फ्यूज होता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो होता है ग्रीवा एवं मध्य भाग, नेक एंड मिडल पीस। यहाँ पर एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। इस भाग से स्पर्म के अंत तक एक अक्षीय तंतु प्रेजेंट होता है। इस भाग से स्पर्म के अंत तक एक अक्षीय तंतु प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ से ये है अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट ये प्रेजेंट होता है। एंड इस अक्षीय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर देखेंगे कि जब स्पर्म होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब गति कर सकता है, तो स्पर्म मेल से फीमेल के अंदर जाता है, कंडक्ट होता है। तो वहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब है, इन ट्यूब में मोशन के लिए स्पर्म को किसी की ज़रूरत पड़ती है। किसी की क्या, जब हम वर्क करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो एनर्जी इसे कौन प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर मोशन, यानी कि गति के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर लिखेंगे मिडल पीस, ठीक है, ये मिडल पीस है। ये नेक, गर्दन हो गई, गर्दन वाला पार्ट है। ये हमारा टेल, जो पूंछ वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट, जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है पूंछ या टेल कहते हैं। ग्रीवा व मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में भी उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है, उसे अंतखंड कहते हैं। ठीक है, ये टेल पार्ट हो गया, ये मिडल पीस हो गया, ये हेड पार्ट हो गया, ये बाकी सब टेल हो गया, पूंछ पार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्म होता है, दैट इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, हेड, मिडल एंड टेल, इन 3 पार्ट्स में हम स्पर्म को डिवाइड करते हैं। स्पर्म हमारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर जो बोर्ड में इसके बारे में, इसके डायग्राम को लेकर 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सही करके बना लेना। और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो चौथा रहेगा टॉपिक, वो मासिक चक्र एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल के तो हम यहाँ पर देखेंगे मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मादा में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। जनन चक्र जो जनन के ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो क्रिया प्रोसेस होती है ब्लीडिंग की, दैट इज कॉल्ड मासिक चक्र एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि इसे भी लेकर इसके बारे में एक्सप्लेन करवा लेता है 2 या 3 नंबर में बोर्ड। ठीक है, तो प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, इसे रजोधर्म कहते हैं। इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग को रजोधर्म कहते हैं। और यहाँ पर हम इसका प्रारंभन 12 से 13 वर्ष में
स्टार्ट हो जाता है। 12 से 13 वर्ष में इसका प्रारंभन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मासिक चक्र। मासिक चक्र एंड समापन 45 से 50 वर्ष में इसका समापन हो जाता है। इसके समापन को हम रजोन वृत्ति कहते हैं, रजोन वृत्ति या मेनोपॉज, मेनोपॉज कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये 28 डेज तक चलता है। इसकी अवधि होती है 28 डेज तक, 14 डेज के अंतराल पर कंडक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, और यहाँ पर इसके मासिक चक्र होता है, उसके बंद होने को, समापन को रजोन वृत्ति कहते हैं। एंड इसके प्रारंभन को रजोधर्म कहते हैं। इसके प्रारंभन को रजोधर्म कहते हैं, मासिक चक्र के समापन को रजोन वृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसमें होता है गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग टूटकर बाहर आना। ब्लीडिंग के ड्यूरिंग गर्भाशय, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है, वह टूटकर बाहर आने लगता है ब्लड के साथ। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग होता है। एंड जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग टूटकर बाहर आता है, एंड जो बचा हुआ भाग, शेष भाग बचता है ना, शेष बचा हुआ भाग पीतक यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, जिसे पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, ये पीतक जो कार्पस ल्यूटियम होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। एज ए ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या होता है, तो ये गर्भाशय, जो यूट्रस की दीवार को रिपेयर करता है। ब्लीडिंग के ड्यूरिंग जो एंडोमेट्रियम गर्भाशय का होता है, वो ब्लड के साथ टूट कर बाहर आ जाता है, और एंडोमेट्रियम का जो ब्लड टूटने के बाद जो बचा हुआ शेष भाग रह जाता है, वह पीतक यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, ग्लैंड के रूप में, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार को फिर से रिपेयर करना, किसके लिए, इनकी फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए फिर से रिपेयर करना, अंडाणु का निर्माण होना। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्त्रियों में यह चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग होता है, लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। जो ओवम होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ये कंटिन्यू 3 से 5 दिन लगातार चलता है। एंड 8 से 10 दिन में गर्भाशय भित्ति में नए अंतः स्तर एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाता है, जो 2 से 3 mm मोटी लेयर बनाते हैं। जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम ही तो जो फर्टिलाइजेशन होगा ओवम को, उसको रिजर्व मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए वह एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। और एंडोमेट्रियम जब स्पर्म नहीं पहुंचता है, तो वो ब्लड के साथ कट के बाहर आ जाता है।
एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, तो लिंग निर्धारण, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है या मादा, ठीक है। ये क्या होता है, ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, वो हम ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में यानी कि अदर जीव में। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें जो निषेचन होता है, निषेचित अंडे का निर्माण होता है, वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस प्रकार से टेम्परेचर होगा उसी प्रकार से नर या मादा का फॉर्मेशन होगा। मुख्य अभी इसमें इस बुक में नहीं है 12th की, बाकी आगे BSc में आओगे तब मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऊष्मायन ताप पर निर्भर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, वो उसे हम TDS कहते हैं, TSD कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसे हम TSD कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो स्लाइडर टर्टल होता है, कछुआ होता है, इसका एग्जांपल है टर्टल, यानी कि स्लाइडर टर्टल होता है, उसमें इस प्रकार का जनन होता है। ये किस प्रकार का होता है, थोड़ा ओवरव्यू बता दें आपको। जो ओवम होता है जो ओवम होता है, ओवम का इंक्यूबेशन 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, जब यहाँ पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हो, अधिक टेम्परेचर में ओवम का इंक्यूबेशन होगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है वो कम है तो मेल का फॉर्मेशन होगा। इसे ही हम ऊष्मायन ताप पर निर्भर सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये अपनी बुक में नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मानव में लिंग निर्धारण। मैकलंग के अनुसार लिंग भी एक आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक यानी जेनेटिकली कैरेक्टर है। तो मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से 11 गुणसूत्रों के समजात जोड़े जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, एंड जो लास्ट 1 पेयर 23वां पेयर बचता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। एंड पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा भिन्न होता है, जिसे हम 23वां पेयर होता है वो भिन्न होता है, दोनों मेल एंड फीमेल में डिफर होता है। जो फीमेल होती है, फीमेल में लास्टमा पेयर होता है, जो 23वां पेयर क्रोमोसोम होता है वो एक्स होता है, एंड मेल में लास्टमा यानी 23वां पेयर वो XY होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पुरुष होता है, पुरुष में 22 जोड़े 22 पेयर होते हैं, प्लस जो 23वां पेयर होता है वो XY, यानी कि 46 क्रोमोसोम टोटल हो जाते हैं। 22 पेयर प्लस XY जो लास्ट में 23वां पेयर है, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। एंड फीमेल की बात करें 22 जोड़े 22 पेयर होते हैं, जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं। एंड जो 23वां सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, वो मिलके 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात मनुष्य में लड़के व लड़की का होना इन्हीं पर डिपेंड करता है। लड़के या लड़की का होना फीमेल एंड मेल के लास्ट में क्रोमोसोम नंबर 23 पर डिपेंड करता है। 23वां पेयर उस पर डिपेंड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये सिंबल देख रहे हो, ये होता है मेल का एंड ये होता है फीमेल का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दें फीमेल एंड मेल, फीमेल क्रोमोसोम एंड मेल। यहाँ पर यदि जो मेल है नर है, नर से X क्रोमोसोम गया, और मादा है, मादा से भी X क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फीमेल यानी कि लड़की का निर्माण होगा। एंड यदि जो नर है, नर से Y क्रोमोसोम गया और उससे X क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पर XY यानी कि लड़के का निर्माण होगा, लड़का बनेगा। यदि सारा डिपेंड करता है मेल पर। यदि मेल का Y क्रोमोसोम गया तो लड़का होगा, यदि Y क्रोमोसोम नहीं गया, X गया, तो लड़की होगी। इट इज सिंपल। तो मानव में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे बच्चों का लिंग निर्धारण इन बात पर
निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, होने वाला बच्चा तय करेगा कि उसके पिता से उसे कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त हुआ था, ये होने वाला बच्चा तय करेगा। जिस बच्चे में अपने पिता से एक्स क्रोमोसोम गया वंशानुगत हुआ है तो वह लड़की होगी, एवं यदि जिसमें पिता से वाई क्रोमोसोम वंशानुगत हुआ है, वाई क्रोमोसोम गया है तो वह लड़का होगा। देखो यहाँ यदि पिता से वाई क्रोमोसोम गया तो लड़का होगा, पिता से एक्स क्रोमोसोम गया तो लड़की होगी। माता से दोनों एक्स हैं तो वो एक्स ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर करें वीडियो को, और इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी 12th की चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सारी इसी प्रकार से हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।